माननीय अध्यक्ष जी, जैसे शुरू में भी कहा गया कि 12 बार इस विषय पर सदन में चर्चा हो गई, समय समय पर वही बात दोहराई जा रही है। माननीय यशवंत सिन्हा जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात रखी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस महंगाई के लिए जितना विचलित होना चाहिए, जितनी कहीं ना कहीं एक सिंसियरिटी दिखना चाहिए, वो है नहीं, केवल बातें होती हैं। जैसे पहले भी कहा गया कि तारीखें घोषित होती है, कभी ये कहते हैं कि ऊंचे विकास दर के लिए महंगाई को झेलना पड़ेगा, और वो मां जो महंगाई को वास्तव में झेल रही है अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा विकास अगर करना है तो मैं रोज तुम्हें 1 गिलास भर दूध नहीं दे सकूंगी, तुम सप्ताह में 1 दिन आधा गिलास दूध मांगा करो, लेकिन विकास हमें करना है, ये विश्वास रखती है। लेकिन आगे क्या होता है, महंगाई तो बढ़ती ही जाती है और विकास दर नीचे आ रही है। बढ़ती महंगाई और घटती विकास दर, यह आज चित्र है हमारे सामने। और हमेशा ये कहा गया केवल कि हाँ अभी महंगाई कम करेंगे, जुबानी जमा खर्च हो रहा है। और ये जुबानी जमा खर्च या जुबानी बात यहाँ तक हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बड़ी तारीफ है उनकी, बहुत बड़े चिंतक हैं और चिंतक जैसी बात करते हैं, और वो कह रहे हैं अभी कि महंगाई को समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो विकास दर रुकेगी, विकास दर प्रभावित होगी। मैं पूछना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, किसको आप ये बात कह रहे हो? उस भूखी मां को ये कहना चाहते हो जिसको अपने भूख की चिंता नहीं है, जो अपने बच्चों के पेट में समय समय पर दाना डालने की चिंता कर रही है? किसको ये चिंतक जैसी बात बता रहे हो? उस पिता को जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी शहर में पढ़ने गए अपने बेटे को समय पर फीस के पैसे नहीं दे पा रहा है। क्या उसे आप ये बताना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी, अब आप किसी संस्था के अध्यक्ष नहीं हो, किसी IMF के अधिकारी नहीं हो, आप प्रधानमंत्री हो। आपको नीतिगत निर्णय लेना है, लोगों को वचन दे करके आप इस कुर्सी पर बैठे हो। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी गठबंधन की केवल नहीं है, गठबंधन के साथ साथ मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, इन मंत्रिमंडल के सदस्यों को बढ़ती महंगाई पर केवल आपसी राजनीति, केवल बात बताना, कोई तो भी एक वाक्य छोड़ देना, ये काम चल रहा है। राजनीतिक बात समझ में आती है कि शासन पक्ष और विपक्ष की आपस में बात होती है तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष पर बैठे हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को चर्चा करके, एक दूसरे को नाम रखते, एक दूसरे पर दोष डालने के लिए एक प्रकार से मैदान में कूद रहे हैं। मैं हूं तो सब ठीक है। मुझे याद है इन्फ्लेशन के बारे में आज के होम मिनिस्टर, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने बड़े शान से उस समय बोला था कि इन्फ्लेशन इन इंडिया इज विद इन टॉलरेबल लिमिट्स। यानी जब मैं वित्त मंत्री हूं, ऑल इज वेल, चिंता मत करो। कुछ ही दिन में तुरंत ये बोलने के कुछ ही दिन बाद ये बात तो है ही कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। वही वित्त मंत्री जब हो जाते हैं गृह मंत्री, और गृह मंत्री होने के बाद उनको तुरंत ध्यान में आता है नहीं, बड़ी गड़बड़ हो रही है, ये कुछ नहीं हो सकता है ऐसा, और फिर स्टेटमेंट देते हैं इन्फ्लेशन इज हाई,
food inflation is very high. We are not sure whether we have all the tools in hand to control food inflation. वाह रे सरकार। और इसके आगे जाकर के फिर एक दूसरे को दोष दिया जाता है कि ये शरद पवार जी ने, उन्होंने ही कहा, चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है कि इनकी गलत नीति है, इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ शुगर रिज्यूम किया, उससे कुछ गड़बड़ होती गई। मेरे समझ में नहीं आता है कि आपके हाथ में सब कुछ है, मगर just a minute. Now 6 o'clock now. I have a lot of members request to consider for further to participate in the discussion. Therefore, we can extend. Can we extend 1 hour up to 7? Yes, we can extend up to. I request all of you very brief in that speech. Okay. 13 more speakers. Continue. You can continue. 1 घंटा पहले। You can continue, madam. ओके। अब ये सब बातें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये शासन पक्ष जो है, ये लोगों को कोई लाभ देना और लोगों को राहत देने के लिए कोई नीति बनाएंगे या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की इच्छा भी रखते हैं या क्षमता भी रखते हैं कि नहीं, ये दोनों बातों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चलने लग जाता है। अध्यक्ष जी, आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से बार बार बात हो रही है, विकास की अवधारणा की बात होती है, या जिसको हम कहते हैं बात जब ये होती है आर्थिक उदारीकरण, प्रगति की बात होती है, मगर ये सब बातें करते समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विकास की अवधारणा में हमने कभी भारत को ध्यान में रखा ही नहीं। भारत की संरचना, भारत की संस्कृति, भारत की आकृति, भारत की प्रादेशिक विभिन्नता और पर्यावरण की विभिन्नता, हवामान की विभिन्नता, आवश्यकता, ये किसी बात को हमने ध्यान में नहीं रखा। हमने किया क्या, तो हमने कहीं ना कहीं इंडिया को आगे लाने की बात कही और इसके लिए आर्थिक उदारीकरण का ढिंढोरा पीटा गया। मगर ठंडे दिमाग से, खुले मन से सोचे तो इस नीति पर चलते हुए हम सही तरीके से न औद्योगिकरण कर पाए, न विकास की राह पर चल पाए, लेकिन उल्टी बात यह होती गई, जो हमारा भारत था, इस भारत की जो अवधारणा थी कि उन्नत कृषि और मध्यम व्यापार, इस उन्नत कृषि की तरफ हमने ध्यान ही जैसे हटा दिया, खेती की हालत बिगड़ती चली गई। ठीक है कि अगर कहीं ना कहीं विकास चाहिए, आधारभूत विकास की संरचना की जब हम बात करते हैं और उसमें सड़क बनाना है या बिजली है, पानी है, ये सब सुविधाएं देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं खेती की जमीन संकुचित हो सकती है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। हमने भी इन बारे में, विकास के बारे में जब सोचा था, मगर हमारी सोच ये थी कि गांव के व्यक्ति को लाभ कैसे मिले इस आधारभूत विकास का, और इसलिए उस समय हमने जो हमारे माननीय अटल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, वो कहीं ना कहीं गांव की उन्नति को ध्यान में रखते हुए कि गांव का किसान कैसे उस सड़क का लाभ लेते हुए अपनी जो उपज है वो मंडी तक ला सके, उन्नति कर सके, ये बात ध्यान में रख करके हमने जो संरचना की, विकास की जो हमने बात की थी। हालांकि राजनीतिक के द्वेष के कारण हो या मालूम नहीं मुझे, इस चीज को भी, ये जो आधारभूत विकास की बातें हमने रखी थी, कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन करके एक भारत निर्माण की बात की गई और ये आधारभूत विकास रचना को कहीं ना कहीं धक्का भी लगा। लेकिन हमने कभी भी खेती पर ध्यान नहीं दिया।
कैसे खेती का संवर्धन हो। खेती पर इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन हमारी कृषि पर इन्वेस्टमेंट कम होती चली गई है और कृषि की क्षमता बढ़ाने के ना हमने कभी बात करी। कृषि भूमि कम होती गई, लेकिन कम भूमि में भी किस तरीके से सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हम अच्छी कृषि कर सके, कैसे किसान की स्थिति सुधार पाए, इस हमारे बाबत मुझे नहीं लगता आज तक इस सरकार ने कुछ सोचा हो। हम बात करते हैं किसान को ऋण माफ करने की, मगर लोन माफी करते समय, ऋण माफी करते समय हम उन बैंकों को पैसा देते हैं, किसान के हाथ में कुछ नहीं आता है। आज अच्छे काम नहीं हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है। गांव के विकास की दृष्टि से, किसान के विकास की दृष्टि से हमारे ही प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री विचार करते हैं कि किसान को कैसे कम ब्याज पर लोन मिले, कैसे उसके उपज का अधिकाधिक मूल्य उसको मिले, खेती को लाभ का धंधा कैसे मिले, इस बारे में वो सोच रहे हैं। मगर यहाँ पर उसकी कदर नहीं होगी, यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा जाएगा और इसलिए आज बात ये होती है कहीं ना कहीं फूड ग्रेन की कमी। बात उस समय ये हम करते हैं, हमारे वित्त मंत्री जो थे वो भी ये सोचते चले गए, अरे उससे क्या होगा, हम तो बाहर से लाएंगे, क्योंकि कैश क्रॉप्स अगर आते हैं हमारे यहाँ से, उस तरीके का ये निर्यात अगर होती है तो कुछ ना कुछ कमाएंगे और हमारे यहाँ की जनता को अगर फूड ग्रेन की आवश्यकता पड़ी हम बाहर से ले आएंगे। ये बात सोची है, इस तरीके की सोच इनमें है। और फिर जब बात आती है, ये नहीं सोचा अरे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनता को खिलाने की क्षमता यहाँ का किसान रखता है, उसको हम मार रहे हैं। हम बाहर से लाने की बात करती हैं, क्या क्या उस समय नीति में कैसे कैसे प्रावधान हुए ये हमने भुगते भी हैं और आज स्थिति ये भी है कि बाहर से भी हमें इतना फूड ग्रेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं वैश्विक गड़बड़ी की। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, मगर आज हमने वो ध्यान रखा नहीं, नीति अभ्यासपूर्ण नीति बनाई नहीं। आज हम बात करते हैं ओपन मार्केट की, मैं बहुत बिल्कुल वही बात बोल रही थी, ओपन मार्केट की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं शहरों के विकास की। हमारे जो चिदम्बरम जी हैं उनकी बड़ी इच्छा है कि लोग सब जा करके शहरों में ज्यादा से ज्यादा बसे, ये उनके स्टेटमेंट ये भी है, अगर मैं पढ़ती चलूं तो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, मगर ये उनकी कल्पना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शहर में बस जाएंगे तो मैं मानूंगा विकास हो गया। क्या शहर में बसेंगे? शहर में क्या रखा हुआ है? क्या आपने कहीं छोटे उद्योगों की तरफ ध्यान दिया, उनके विकास की तरफ ध्यान दिया कि वो अगर विकास कहीं होता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों को काम मिलेगा? ये तो हमने बात कहीं करी नहीं, इस प्रकार की कोई नीति चलाई नहीं। आज हो क्या रहा है, ये गलत नीति के कारण शहर में भी हम चित्र अगर देखते हैं, शहर में भी अपराधीकरण बढ़ रहा है। ये अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है? हमें ऐसा लगता है कि बड़े बड़े मॉल्स खड़े हो गए, बड़े बड़े बाहर से रिटेल उद्योग में बाहर के लोग आ गए, यहाँ पर स्थापना की, जो आज सुबह माननीय यशवंत जी बोल रहे थे। मगर इसका आकर्षण जो हो रहा है, और मैंने जैसे शुरू में कहा कि इसके कारण कुछ लोग तो आकर्षित हो रहे हैं, मगर जो ऐसे लोग जिनके हाथ में पैसा भी नहीं, जिन्हें काम भी नहीं मिल रहा है, या वो बच्चे जो शुरू में मैंने कहा पेट कार करके बाप उनके लिए पैसा कहीं ना कहीं जुटा करके उनकी फीस भर रहा है, गांव में रख करके पैसा भेज रहा है, वो पैसा कम पड़ता है या आकर्षणों के पीछे। और फिर शहर में जो अपराधीकरण बढ़ रहे हैं, उनको पैसा पूरता नहीं। कौन इन बातों पर ध्यान देंगे? एक पूरी नीति जो बनना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के विकास की, भारत को इंडिया नहीं बनाना है, भारत को भारत रखते हुए हम कैसे करेंगे? आज मैं सुन रही थी, हमारे मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने बात कही कि बोले नरेगा, और नरेगा के बारे में बोलते समय उन्होंने कहा कि बिना रोजगार के कीमतें बढ़ती तो क्या होता, बहुत गड़बड़ होती, और इसलिए हमने नरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया है। तो वो जो 100 दिन की बात आपने करी, तो ये हो गया क्या कि ये हमने नरेगा बनाया है और इसलिए अब हम महंगाई बढ़ाने के लिए फ्री हो गए? डज इट मीन सो? मेरे समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहते थे। उसके ऊपर और भी बात
बात सुनो। अगर हम नरेगा की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन क्या नरेगा में 100 दिन का काम हम दे पा रहे हैं? नरेगा की स्थिति क्या है उसका परीक्षण करो, निरीक्षण करो। किसी प्रदेश में 36 दिन, किसी प्रदेश में 42, और ओवरऑल हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 50 दिन से ज्यादा आप नरेगा में काम नहीं दे पा रहे हो। पहले तो हाँ, मजदूरी भी कम है। और ये सब बात करते हुए आज वास्तविकता की धरातल क्या, उसमें और मंत्री जी ने तो कमाल करी। बोले नरेगा के कारण पैसा मिल रहा है और वो जो रोजगार मिल रहा है इसके कारण उनकी भूख भी शांत हो रही है, और बोले स्वास्थ्य के लिए भी पैसा बच रहा है। मंत्री जी धरातल की बात करो, कितने वास्तविकता से दूर रहोगे कुर्सी पर बैठने के बाद? आज क्या हालत हो रही है स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो और फिर लंबी बात हो जाएगी। दवाओं की कीमतें कहाँ है? कौन से स्वास्थ्य की बात? पूरी थाली ही नहीं भर रही है। आज महिलाओं की स्थिति क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, जरा देखो तो सही हिंदुस्तान में। वो तो कोई चर्चा ही नहीं करोगे। और इसके भी उपरांत मैं कहूंगी और भी बातें देखो। ये जो नरेगा के भी जो पैसे मिल रहे, पैसे मिलने में देरी हो जाए, कई सारी बातें हैं। मगर आज जो हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं, और ये माइक्रो फाइनेंसिंग और नरेगा इसका तालमेल बिठाते बिठाते आंध्र प्रदेश में जो घटनाएं हुई है, वहां की महिलाओं ने जो छोटे छोटे कर्ज लिए, पहले तो नरेगा का पैसा मिलते से ही थोड़ा पैसा चुकाया तो और लालच में उनको और पैसे दिए गए। वो पैसे घर में खर्च होते गए, फिर कर्जा चुका नहीं पा रही है, और कर्जा चुका नहीं पा रही है उनके ऊपर और भी जो दबाव आने लगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जो स्थिति है, किस तरीके से वसूले जा रहे हैं, तो वहां पर महिलाएं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई, मजबूर किया गया उनको, ताकि वो आत्महत्या करें तो इंश्योरेंस का पैसा फिर इन कंपनियों को मिले। बहुत सारी स्थितियां हैं। थोड़ी धरातल पे आकर के अगर मंत्री जी थोड़ा सा काम करें तो मुझे लगता है कि आपके गलत नीति के कारण जो आज बात हो रही है, हमारे यशवंत जी तो कह रहे थे कि रसोई में आग लगी। रसोई में तो आग लगी है, मगर थाली की स्थिति क्या हो गई? आप थोड़ी सी बात बड़े बड़े लोगों की बोले कारें बहुत बिक रही है, मगर आज हमारे हिंदुस्तान में किस किस प्रकार के लोग रहते? एक थोड़े से हाई क्लास सोसाइटी के कुछ परसेंट। हिंदुस्तान की अगर स्थिति देखो तो 67% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फिर थोड़े से अगर हो सकता है 30% या उसके आसपास ये मैन्युफैक्चरर है, 11% सर्विस का इसमें है। तो ये सब स्थिति है, मगर हम केवल देखते हैं हमारा आईटी रे बहुत बढ़ रहा है तो देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन वास्तविक जो स्थिति है, कुछ थोड़ी सी हाई क्लास सोसाइटी अगर छोड़ दो तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, अति गरीब है, उनकी जो स्थिति बन रही है, उनके जो थाली में से एक एक पदार्थ गायब होते होते अति गरीब की थाली तो पूरी की पूरी खाली जा रही है। इस स्थिति के बारे में कौन सोचेगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। योजनाएं तो बहुत बनाई, आज विधवा महिला के लिए हम 10,000 देते हैं, महंगाई 10 गुना बढ़ गई, मगर योजना फिर से कुछ उसमें सुधार होना चाहिए। इस पर आज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इन सब बातें पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। आखिरी में जाते जाते माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि रहा नहीं जाता, एक बात जो सुनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात करी। उन्होंने बात ये करी, बाकी तो जिनको इनके जो जिह्वा नचाना चल रहा है मंत्रियों का वो तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए मैं सोचती थी बहुत चिंतक है, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बोलते भी है, मेरी कोई कुछ नहीं सुनता है, लेकिन मालूम नहीं एक दिन उन्होंने क्या खेल डाला परसों कि बोले गड़े मर्दे उखाड़ेंगे अगर हम पर हमला करोगे तो। मैं चाहूंगी प्रधानमंत्री जी, वास्तव में प्रधानमंत्री जी को तो कठोर होना ही चाहिए, मंत्रियों में नियंत्रण रखना चाहिए, गलत कामों को रोकना चाहिए। वो तो कुछ हो नहीं रहा है, वहां तो कोई सुन नहीं रहा है, मगर अब जो बात करते हैं, क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाते हैं और कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। जरूर उखाड़ो, वास्तव में उखाड़ो, मैं तो चाहूंगी, क्योंकि प्रामाणिकता से एक विचारवंत के नाते अर्थकारिणी की तरह एक पुरातत्व विशेषज्ञ जिस प्रकार परत दर परत मिट्टी बाहर निकालता है और सत्य सामने लाता है, मैं चाहूंगी 50-60
फुट यानी 50-60 साल पहले तक के गड़े मुर्दे उखाड़ो, वास्तव में उखाड़ो, क्या मिलेगा आपको? पंडित नेहरू जी के समय भी महंगाई थी, उन्होंने भी कहा था मुझे कालाबाजारी दिखाओ, मैं चौराहे पे उसको फांसी दे दूंगा। अब तक ज्यादा से ज्यादा सत्ता तो कांग्रेस के साथ रही है, अब तक एक भी उनके जमाने में भी नहीं मिला और एक भी कालाबाजारी नहीं मिला है। महंगाई तो मैं केवल महंगाई, भ्रष्टाचार की बात करूं तो बड़ी बात होगी। प्लीज बस 2 मिनट। तो महंगाई की बात करूं तो उस समय यानी कांग्रेस का शासन तो महंगाई, ये बात जुड़ गई। इंदिरा जी की बात आई तो उस समय भी मैं नगरवाला कांड की नहीं बात कर रही हूँ, बाकी किसी बात की बात नहीं कर रही हूँ, मगर उस समय भी जो आंदोलन शुरू हो गए, कहीं ना कहीं महंगाई की मार के कारण आंदोलन शुरू हो गए। फिर उस आंदोलन को दबाने की बात आ गई, फिर कोर्ट का जो भी निर्णय आया हो, लेकिन इमरजेंसी में हमने भुगता। उस समय हम कोई नेता नहीं थे और आज भी नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि नेता शब्द ही गाली बतिया है। मगर उस समय हम भी एक सामान्य गृहिणी थे और हाथ में राशन कार्ड लेकर के 1 किलो तेल के लिए हम भी लाइन में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो उस शासन में भी महंगाई वही थी, अभाव वही था, मगर फिर बीच में आया जनता शासन और उस जनता शासन में क्यों बात पलट गई? ये बात तो सोचो कि जनता पार्टी का शासन आया और महंगाई कम हो गई। क्या नीति चलाई, क्या काम किया प्रामाणिकता से, उसको क्यों नहीं खोजते हो? हाँ जरूर उखाड़ो गड़े मुर्दे, इस बात को देखो कि क्या काम किया कि बोलते थे एक तराजू में जूते रखो और दूसरे तराजू में शक्कर, क्यों हो गई? फिर आ गई आपकी कांग्रेस की सरकार। मैं बोफोर्स की बात नहीं करूं, फिर महंगाई की बात शुरू होती है। फिर जब आता है एनडीए की बात, तब महंगाई कम होती है। ये बात क्या है प्रधानमंत्री जी? मैं चाहूंगी इसको समझो। गड़े मुर्दों की बात करने से ज्यादा जिंदा को मर रही है, भारत करा रहा है, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। एक ही बात जाते जाते कहना चाहूंगी, क्योंकि मंत्री जी ने आज कुछ कही, उनको लगा मैंने कोई बहुत बड़ी बात करी। उन्होंने कुछ कहा ना यशवंत जी ऐसा कि बोले तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास मनमोहन सिंह जी है, वहां है मनमोहन सिंह जी है। रखो अपने चिंतक को अपने ही पास रखो, जो केवल चिंतक करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मनमोहन सिंह जी जिनके हाथ में या बातों में दम नहीं है, वो चिंता करने वाले भी नहीं है, केवल चिंतक है। आपके ही पास रखो। हमारे पास तो भारत की चिंता करते हुए कैसे हम भारत के लोगों को कुछ लाभ पहुंचाएं, कैसे हम भारत के लोगों को महंगाई से बाहर लाए, कैसे उन तक अनाज पहुंचाए, ऐसे सोचने वाले हमारे जो दो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी और जसवंत सिंह जी है, वही हमारे लिए काफी है। केवल बात करने वाले मंत्री, वित्त मंत्री या आपके प्रधानमंत्री आप ही के पास रखो, लेकिन ये रखते हुए थोड़ी सी जनता की भी चिंता करो। गड़े मुर्दे की बात छोड़ो, जिंदा कौम की बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको जिंदा रखो। डॉक्टर